चलिए आज चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। एक ऐसा दौर जब 16 महाशक्तिशाली राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, एक दूसरे से सत्ता के लिए लड़ रहे थे। हर कोई सबसे बड़ा बनना चाहता था, लेकिन इतिहास ने किसी एक को चुना और इन सब के बीच से एक नाम उभरा, मगध, जिसने न सिर्फ अपने सभी दुश्मनों को हराया बल्कि भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव भी रखी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मगध ही क्यों? उस दौर में कोसल, वत्स और अवंती जैसे बड़े बड़े दावेदार थे। फिर मगध के पास ऐसा क्या खास था जो किसी और के पास नहीं था? आखिर क्या थी उसकी कामयाबी की वो रेसिपी? चलिए मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। मगध की सफलता की कहानी का जो पहला पन्ना है ना, वो उसकी जमीन नहीं लिखा था। उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वही उसका सबसे बड़ा वरदान थी। एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। असल में मगध की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा इलाका जो कुदरती तौर पर एक किले जैसा हो। एक तरफ नदियां बह रही हैं, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और घने जंगल। दुश्मनों के लिए इसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और यही जमीन संसाधनों का एक खजाना भी। देखिए, यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों की वजह से जमीन इतनी उपजाऊ थी कि फसलें खूब होती थीं। यही नदियां व्यापार के लिए एक नेचुरल हाईवे की तरह काम करती थीं, जिससे सामान लाना ले जाना बहुत आसान हो गया था। और चारों तरफ की पहाड़ियों और जंगलों ने तो जैसे एक सुरक्षा कवच ही बना दिया था। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। महान इतिहासकार डीडी कोसाम्बी ने भी इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा, मगध की शक्ति का मूल आधार उसकी भौगोलिक स्थिति थी। तो ये उपजाऊ जमीन एक तरह से एक शक्तिशाली इकोनॉमिक इंजन बन गई। इसका सिस्टम बड़ा सिंपल था। जब फसल ज्यादा होगी तो खाने के बाद भी अनाज बचेगा, जिसे कहते हैं कृषि अधिशेष। इसी अधिशेष की वजह से एक मजबूत टैक्स सिस्टम बन पाया, और टैक्स से जो भी पैसा आया वो सीधा शाही खजाने में गया, जिसने मगध को आर्थिक रूप से सुपर पावर बना दिया। लेकिन मगध की ताकत सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं थी। उसके पास एक और सीक्रेट वेपन था, लोहा। राजगीर और गया के इलाकों में लोहे के इतने बड़े भंडार थे कि मगध को एक ऐसी बढ़त मिल गई जो किसी और के पास थी ही नहीं। और यही लोहा आगे चलकर साम्राज्य के सबसे खतरनाक हथियारों में ढलने वाला था। अच्छा, तो कुदरती संसाधन तो थे, लेकिन उन्हें असली ताकत में बदलने के लिए चाहिए थे कुछ दूरदर्शी और एम्बिशियस शासक। और मगध इस मामले में बहुत लकी था। उसे ऐसे ही राजा मिले जिन्होंने इन संसाधनों का इस्तेमाल करके एक ऐसी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर खड़ी कर दी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मगध और दूसरे राज्यों की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां बाकियों के पास छोटी मोटी सेनाएं थीं, वहीं मगध ने एक बहुत बड़ी, प्रोफेशनल और स्थायी सेना बनाई। उन्होंने पुराने जमाने के रथों की जगह युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया, जो उस समय के लिए एक गेम चेंजर था। और हाँ, अपने लोहे के भंडारों की वजह से उनके हथियार दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा धारदार और घातक थे। राजा अजातशत्रु के दौर में तो मगध मिलिट्री इनोवेशन का हब बन गया था। महाशिलाकंटक जैसे बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाले गुलेल बनाए गए, और रथ-मुस्सल जैसे रथ जिनमें तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे। जरा कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में इन खतरनाक हथियारों का सामना करना कैसा होता होगा। ये साम्राज्य रातों रात नहीं बना था। ये कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। बिंबिसार ने अंग को जीतकर और शादी के रिश्तों से अपना प्रभाव बढ़ाया। फिर उनके बेटे अजातशत्रु ने और आक्रामक नीति अपनाई और शक्तिशाली वैशाली पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद शिशुनाग वंश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हराया, और आखिर में नंद वंश के महापद्म नंद ने एक बहुत बड़ी सेना और एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो भूगोल, पैसा और सेना के अलावा मगध की सफलता में एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, और वो था विचारों की शक्ति। मगध में एक ऐसा अनोखा सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल बन रहा था जिसने इस साम्राज्य को अंदर से बहुत मजबूत बनाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उदय मगध के इलाके में ही हुआ। इन नए धर्मों ने उस समय की पारंपरिक वैदिक वर्ण व्यवस्था की कठोरता को सीधी चुनौती दी और समानता और अहिंसा जैसे क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया।
इन नए विचारों ने समाज के उन तबकों को अपनी तरफ खींचा जिन्हें पुरानी व्यवस्था में वो सम्मान नहीं मिलता था, जैसे व्यापारी वर्ग, जो अमीर तो थे पर समाज में उनकी हैसियत कम थी, और शूद्र एवं दूसरे वंचित समूह। जब इन समूहों का साथ मिला तो मगध का समाज और ज्यादा एकजुट और स्थिर हो गया, जिससे राजाओं को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। तो भूगोल, पैसा, मिलिट्री और सामाजिक एकता, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से आखिर बना क्या? मगध ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ी? आइए अब इसके असर को समझते हैं। देखिए, मगध का उदय भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये छोटे छोटे कबीलाई राज्यों यानी जनपद के दौर का अंत था और एक विशाल सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य के आइडिया की शुरुआत थी। मगध का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। इसने ना सिर्फ भारत का पहला साम्राज्य बनाया, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल भी तैयार किया। इसके उदय से शहरीकरण और व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला, और सबसे जरूरी बात, इसने अपने बाद आने वाले विशाल मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। रणनीतिक संसाधन, आर्थिक ताकत, मिलिट्री इनोवेशन और सामाजिक एकता, ये वो फॉर्मूला था जिसने लगभग 2500 साल पहले भारत का पहला साम्राज्य बनाया। सवाल यह है कि आज की दुनिया में शक्ति और प्रभाव बनाने के लिए ये चीजें कितनी मायने रखती हैं। ये सोचने वाली बात है ना?